नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज 5वां दिन है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ आपको बताएंगे दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज आज एजेंडे में शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से अहम सवाल आज पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी डालेंगे नजर। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता कृति मिश्रा और पवन कुमार शर्मा हमें संसद की कार्यवाही से जुड़ा हर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए संसद भवन परिसर से जुड़े हुए हैं। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान पूर्वा से टीएमसी के लोकसभा सांसद सुनील कुमार मंडल हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। वहीं हरियाणा के अंबाला से बीजेपी के लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कटारिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओडिशा से बीजेडी के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार। सुजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का स्वागत है। एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा के एजेंडे में अहम वित्तीय कामकाज, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा तीसरे दिन भी रहेगी जारी। चर्चा के बाद मंत्रालय के अनुदान मांगों पर होगा मतदान। दो 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के बजट पर राज्यसभा में होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 विचार और लौटाए जाने के लिए एजेंडे में शामिल। केंद्र शासित प्रदेश के बजट और विनियोग विधेयक को लोकसभा की मिल चुकी है मंजूरी। और दोनों सदनों में पेश की जाएंगी वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति और ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी होंगे पेश। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से आगे नजर डालेंगे और अपने मेहमानों से उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में कल क्या कुछ हुआ उस पर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए। लोकसभा में कल भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रही। वहीं राज्यसभा ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2022 और विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2022 पर विचार के बाद वापस लौटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दोनों सदनों में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति और उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए गए। अब आज का एजेंडा, दोनों सदनों की कार्यसूची देखें तो काफी अहम कामकाज है जो आज शामिल है। सबसे पहले लोकसभा में क्या कुछ खास रहेगा इस पर एक नजर डालते हैं। 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा लोकसभा में आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान भी होना है। नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी एजेंडे में है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2022 और विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2022 के बारे में उच्च सदन से प्राप्त संदेशों की सूचना देंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा सदस्य नियम 377 के अधीन मामले भी उठाएंगे। साथ ही लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। इनमें ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी शामिल हैं। सीधा रुक कर रहे हैं पवन कुमार शर्मा, मेरे सहयोगी संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, लोकसभा को लेकर, आज की कार्रवाई को लेकर हमें ताजा अपडेट दीजिए। हमने कल देखा जो सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुदान मांगे थी उस पर चर्चा जारी रही और तमाम अहम जो सुझाव थे वो भी हमें देखने को मिले। आज एजेंडा किस तरह से रहेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? प्रीति, जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है
और जो संसद की कार्रवाई है, जैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत से एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा की जाती है देश को, उसी तरह से आगे हो रहा है। और बजट की जो अनुदान मांगे हैं अलग अलग मंत्रालयों की, उस पर चर्चा हो रही है। और जो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित जो अनुदान मांगे हैं, उस पर कल जो है 106 सदस्यों ने अपनी बात रखी है, जिसमें से कि लगभग 41 लोगों ने अपने रिटर्न में रखा है और 75 लोगों ने मौखिक रूप से अपनी बात रखी है। और ये बड़ी बात है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कल संसद में इसका जिक्र किया कि ये अब तक का इतिहास है कि इस तरह की जब अनुदान मांगे तो उसमें 75 संसद सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जहां तक आज की कार्रवाई की बात करूं प्रीति, आज क्योंकि कार्रवाई जो है वो प्रश्नकाल से शुरू होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 4 प्रश्न रहेंगे, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय से संबंधित 4 प्रश्न है, ग्रामीण विकास से जुड़े 3 प्रश्न है, पंचायती राज से जुड़ा 1 प्रश्न है, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से जुड़ा तीन प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न हैं और भारी उद्योग मंत्रालय से जुड़े भी 2 प्रश्न हैं। अहम प्रश्नों की अगर बात करूं, क्योंकि प्रश्नकाल बहुत अहम रहने वाला है, उसमें जो है बी मणक्कम है टैगोर, जो कांग्रेस के संसद सदस्य हैं, वो किसान ड्रोन को लेकर जो है वो सवाल करने वाले हैं। और जो टीएमसी की सांसद हैं अपरूपा पोद्दार, वो जो ग्रामीण विकास की योजनाएं चल रही हैं खासकर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाली हैं। फिर हंसमुख भाई पटेल हैं, अहमदाबाद ईस्ट से बीजेपी के सांसद हैं, कि जो फूड पार्क है देश में, उसके लिए पॉलिसी क्या है देश, उससे संबंधित सवाल होने वाला है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जो है वो मनरेगा के दौरान जो है पिछले 3 वर्षों में कितना आवंटन हुआ है उसके बारे में सवाल उन्होंने वो पूछेंगे आज। और इसके अलावा निशिकांत दुबे जो हैं वो स्वदेशी खेलों को कैसे बढ़ावा दे रही है सरकार, वो खेल मंत्रालय से संबंधित जुड़ा प्रश्न है। और इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके लिए कौन सी नीति, नई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से कौन सी, वो खेल मंत्रालय से जुड़ा सवाल है। और अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं उसके वो संभावित जवाब उसका देंगे। और एन.के. प्रेमचंद्रन जो हैं वो दिव्यांगों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। तो ये बहुत अहम प्रश्न है, सीधे जनता से जुड़े हुए प्रश्न हैं। उसके बाद जैसा आपने बताया कि आज जो है लोकसभा में 6 समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है प्रीति। उसमें जो है ऊर्जा संबंधी समिति है जिसके लल्लन सिंह जो है उसके अध्यक्ष हैं, वित्त संबंधी जो समिति है जिसके अध्यक्ष जयंत सिन्हा हैं, उसमें जो है इन सभी जो अलग अलग 6 मंत्रालयों से संबंधित जो अनुदान मांगे हैं उसकी रिपोर्ट रखी जाती है। उसमें अगले 1 वित्तीय वर्ष तक के लिए खर्चा जो है उसके बारे में मांगे रखी जाती हैं। अगर मैं वित्त मंत्रालय की बात करूं तो बहुत बड़ा मंत्रालय है और इसके अंतर्गत बहुत सारे विभाग हैं, चाहे इकोनॉमिक अफेयर्स का विभाग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इन्वेस्टमेंट हो, पब्लिक एंटरप्राइजेज हो, रेवेन्यू हो, कॉर्पोरेट अफेयर्स हो और प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट रहते हैं वित्त मंत्रालय के, जो आगामी देश की जो नए भारत का निर्माण हो रहा है उसमें अहम योगदान इन मंत्रालयों का रहता है। तो वो रिपोर्ट पेश होनी है आज, उसकी संबंधित मांगे पेश होनी है। फिर खाद्य उपभोक्ता मामले वितरण संबंधी समिति है। संदीप जी, आपने बताया 6 समितियों की रिपोर्ट है। जी पवन, आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी हम लेंगे। आपने विस्तार से एजेंडा बताया और जो अहम कामकाज है उसके बारे में जानकारी दी। आप बने रहिए पवन हमारे साथ। और हमारे साथ लोकसभा के 2 सांसद जुड़े हुए हैं। पहले कटारिया जी आपका कमेंट चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि बजट सत्र उत्पादकता को लेकर एक अच्छा संदेश दे रहा है और लोकसभा में भी हम देख रहे हैं कि जो एक तरह से नियमित जो समय होता है उससे आगे बढ़कर काम हो रहा है। और आज का एजेंडा कितना जरूरी समझ रहे हैं आप? ये बड़ी खुशी की बात है कि जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारतीय संसद है वो अपना काम सुचारू रूप से चला रही है और प्रोडक्टिविटी को लेकर देश के अंदर एक बहुत अच्छा जो है संदेश जा रहा है। अन्यथा जब पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा और हुड़दंग मचता रहता है तो देश की जनता भी, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके बारे में तरह तरह की अपनी राय बनाते हैं। और आज 100% से भी ऊपर जो प्रोडक्टिविटी चल रही है और जिस प्रकार से हमारे आदरणीय स्पीकर साहब ओम बिरला जी सदन का संचालन कर रहे हैं और मेंबर्स का जो सहयोग मिल रहा है सभी पार्टियों के, वो बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल। मंडल जी, जाहिर तौर पर विपक्ष के सहयोग के बिना उत्पादकता जो है वो अच्छे संदेश नहीं दे सकती। फिलहाल एक छोटा सा कमेंट जो कामकाज है उसको लेकर और आज का एजेंडा भी कितना है मान रहे हैं आप लोकसभा में? जी मंडल जी। हाँ जी,
देखिए बहुत अच्छा बिरला जी बहुत हमारा साथी बहुत अच्छा ही बोले। जो बिरला जी का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। जो काल रोड्स का बारे में जो डिमांड एंड ग्रांट्स के बारे में जो चर्चा था 75%, 75% ही ओनली नहीं है, जो जो और बोलना चाहता था उसको 0 आवर में भी टाइम दे दिया। हम भी 0 आवर में डिमांड एंड ग्रांट्स का बारे में बोला। ये बहुत अच्छा है। देखिए कल रात 10 बजे तक 1 घंटा का आधा घंटा का मामला 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा तक चले। ये बहुत अच्छा है। सिस्टम पहले से ही ऐसा है। जो हमारा भी एक डिमांड था रूट्स का हल्दिया टू NH 34 में संजोग करने के लिए। बहुत दिन का ये हम रोड्स का नितिन जी के साथ मैं इसके सेमिनार में भी था। रोड्स पूरा तैयार है, डिले क्यों है हमको बोला जो प्रोसेस चल रहा है। ये सबका सांसद का जो एरिया जो काम है, देखिए हमारा तो जो सांसद है वो अपना एरिया का पब्लिक और अपना एरिया डेवलपमेंट का बात बोलने के लिए हमारा 0 आवर है, क्वेश्चन का मामला है, सब कुछ है। ये अच्छा ढंग से चले बिल्कुल, और चाहते हैं जो ऐसा ही चले। हम ऐसा नहीं है सब यही जो उम्मीद कर क्वेश्चन रहे हैं। आवर बंद हो, ये हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन आवर कंटिन्यू हो। आम आदमी का जो बात है वो हम संसद में उठाए, गवर्नमेंट इसका जवाब दे। यही तो संसद का मामला है। और विरोधी को थोड़ा गवर्नमेंट मदद करे तो अच्छा है। बिल्कुल क्यों है? देखिए गवर्नमेंट का ओनली जिगरी दोस्त है विरोधी। गवर्नमेंट का जो रॉन्ग पॉइंट है वो समझा देता है, उसको बारे में चर्चा होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को भी ध्यान होना चाहिए जे विरोधी को थोड़ा अच्छा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से ही सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी और इसे लेकर अच्छा संकेत भी हमें दिखा है बजट सत्र के दौरान। खासतौर से आगे भी आएंगे आपके पास। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि जो राज्यसभा का एजेंडा है उसमें अब क्या कुछ खास रहने वाला है। 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर राज्यसभा में चर्चा आज होनी है। साथ ही जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 और जम्मू कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2022 विचार और लौटाए जाने के लिए एजेंडे में शामिल हैं। साथ ही रेल मंत्रालय के कामकाज पर आगे की चर्चा कार्यसूची में शामिल है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी उच्च सदन के एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा राज्यसभा में अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाने हैं। इनमें अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की रिपोर्ट, वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल हैं। कृति मिश्रा संसद भवन परिसर से जुड़ी हुई, उनका रुख करेंगे। कृति, हमने देखा कल एप्रोप्रिएशन बिल को लेकर जिस तरह से कामकाज हुआ और चर्चा हुई उस पर अब आज का दिन राज्यसभा में देखें तो एजेंडे के हिसाब से कितना अहम है। और साथ ही मैं चाहूंगी कि आप जो प्रश्नकाल है या 0 आवर है और संसदीयों की हम जान रहे हैं समितियों की रिपोर्ट भी आज रखी जानी है, बाकी और लिहाज से भी कितना अहम उच्च सदन में आज का दिन रहेगा। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, देखिए सबसे पहले मैं कुछ आंकड़े अपने व्यूअर्स हैं उनके लिए रखना चाहूँगी। देखिए बजट सेशन है और अगर हम पहले पार्ट का बात करें तो देखिए 10 सिटिंग्स में 101% से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रही और जो दूसरा पार्ट है उसमें 19 सिटिंग्स हैं और जो सरकार के एजेंडे के लिए टाइम है, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए टाइम है, वो 64 घंटे से ज़्यादा है। आपने देखा कि पहले हफ्ते भी पूरी तरह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो 100% के पार रही। राज्यसभा उसके जो अलॉटेड टाइम है उससे ज़्यादा बैठा, डिस्कशन हुआ। और अगर हम आज के एजेंडे की बात करें, देखिए प्रीति, लगातार जिस तरह से प्रोडक्टिविटी दिख रही है और कल भी हमने देखा कि किस तरह से सारे क्वेश्चंस और सारे 0 आवर और जो स्पेशल मेंशंस थे उनको ले लिया गया। उसके बाद जो कार्रवाई है वो एडजर्न करनी पड़ी 12 बजे से पहले, क्योंकि पूरा जो बिजनेस था वो कंप्लीट हो चुका था। तो इसी तरह से आज भी हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट 0 आवर हैं या स्पेशल मेंशन है या सवाल उठाए जाएंगे। इसके अलावा जैसा कि हम प्रश्नकाल की बात कर रहे हैं तो आज आयुष मंत्रालय, केमिकल फर्टिलाइजर, फिनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनसे संबंधित जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे।
कुछ बेहद अहम सवाल हैं। जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि क्या फ़ायदा होगा, उसके अलावा जो टारगेट है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, वो कैसे सरकार पूरा कंप्लीट करेगी। इसके अलावा अगर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सभी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण जो कमेटी की रिपोर्ट है वो भी आज संसद पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा मैं बिजनेस की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर जो अप्रोप्रिएशन बिल है और जो उसका बजट है उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो डिस्कशन जो मंत्रालय पर हैं वो रेलवे मंत्रालय, इसके अलावा लेबर एम्प्लॉयमेंट पर जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर बेहद अहम कामकाज आज उच्च सदन में। प्रीति, बिल्कुल कृति, आप हमारे साथ बने रहिए। सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। सुजीत जी, आपका पहला कमेंट राज्यसभा में आज का एजेंडा, जाहिर तौर पर अपने आप में हर दिन जो एजेंडा है वो खास है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और उत्पादकता को लेकर राज्यसभा भी काफी अच्छे संकेत दे रहा है। पहले जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले चरण में 101% उत्पादकता रही, अब दूसरे चरण में भी उम्मीदें अच्छी। बिल्कुल प्रीति जी, सबसे पहले तो जैसे कृति जी ने बताया 101% प्रोडक्टिविटी रही बजट सेशन की फर्स्ट पार्ट में। ये बहुत ही इनकरेजिंग सिग्नल है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। अभी पिछले साल हम लोग देखे थे कि कैसे सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा और शोर शराबा होकर सदन ठीक से नहीं चल पाया था। तो मैं सबसे पहले सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मैं धन्यवाद दूंगा और मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि सदन को इतना अच्छा सुचारू रूप से चलने के लिए जो सब कोई साथ मिल के आगे आए हैं। और अगर आज राज्यसभा का बात करें तो आज एप्रोप्रिएशन बिल का वहाँ पे डिस्कशन होगा, रिटर्न होगा लोकसभा में, और रेलवे मिनिस्ट्री का आज वहाँ पे चर्चा होगा। हम लोग जानते हैं हमारे देश में रेलवे मिनिस्ट्री सबसे एक अहम मिनिस्ट्री होती है और उसका बजट 2.5 लाख करोड़ से ऊपर है। तो इस पे आज चर्चा होगा। 0 आवर में बहुत सारे अहम मुद्दे आज उठाए जाएंगे, जैसे अभी काफी सारे हम लोग देखें कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रेलवे, सॉरी अपने एयर एक्सीडेंट्स, और टोबैको कंजप्शन बढ़ रहा है। फिर अभी जो कश्मीर फाइल मूवी आई है उस पे सेंट्रल जीएसटी रिडक्शन करने के लिए एक डिमांड है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे आज राज्यसभा में 0 आवर पे उठाए जाएंगे। और क्वेश्चन आवर में भी आज फाइनेंस मिनिस्ट्री का, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ मिनिस्ट्री, कई सारे अहम मिनिस्ट्री के आज क्वेश्चंस संसद में आज उठाए जाएंगे, सांसद ऑनरेबल एमपीज उठाएंगे। तो मैं मानता हूं कि आज एक अहम दिन होगा राज्यसभा के लिए, और मैं यही उम्मीद रखूंगा कि जैसे सुचारू रूप से चलते आ रहा है संसद, ऐसे ही आगे हमेशा के लिए चलेगा, सिर्फ ये बजट सेशन नहीं। और हमारी पार्टी हमेशा कही है कि डेमोक्रेसी में आलोचना होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। हम लोग काफी क्रिटिसाइज करते हैं, बीजेडी हमारी पार्टी काफी सरकार की क्रिटिसाइज करती है, बट ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और जहाँ पे सपोर्ट जरूरत होता है देश के इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, हम लोग इश्यू बेस्ड सपोर्ट भी देते हैं। तो ये बहुत हेल्दी एक डेवलपमेंट हुआ है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है रोशन जी, आपका कमेंट, क्योंकि हर बार अपीलें होती थी, सर्वदलीय बैठक होती थी, लेकिन उम्मीदें जो होती थी एक तरह से पानी फिरता था उत्पादकता को लेकर, लेकिन बजट सेशन किस तरह का संकेत दे रहा है और इसको लेकर अब इसके बाद अब आगे के लिए माने कि एक सकारात्मक संकेत है? और फिलहाल क्योंकि एजेंडा अपने आप में वित्तीय भी है और विधायी भी है, काफी अहम एजेंडा रहेगा इस सत्र में भी। जी, जो हम पिछले साल की हम बात करें या उससे पहले भी, तो विपक्ष ने कई बार ऐसे मौके आए कि बिना वजह संसद की कार्रवाई, दोनों सदनों की कार्रवाई को उन्होंने नहीं चलने दी और बड़ा व्यवधान हुआ, और किस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर भी लोगों ने बड़ी आलोचना की। लेकिन बजट सत्र के शुरुआत से इतना अच्छा एक माहौल बना है, हम सब लोगों ने राहत की सांस ली कि अपोजिशन ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और जो 6 बजे का एक समय होता था कि 6 बजे कार्रवाई स्थगित हो जाएगी, तो दोनों सदनों में 6 बजे के बाद कार्रवाई हो रही है और जितना पेंडिंग काम है वो पूरा हो रहा है। अब जैसे कल ही जो सड़क मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही थी तो उसका जवाब होना था, लेकिन 0 आवर शुरू हो गया 8 बजे। अन्यथा कल ही मंत्री अगर उसके जवाब दे देते तो आज दूसरे मंत्रालय में चर्चा शुरू हो जाती। तो कुल मिला के ये दोनों सदनों में जो काम हो रहा है उससे जितने हमारे सांसद हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के या अपोजिशन के हो, और जो देशवासी हैं जो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन्होंने भी राहत की सांस ली है कि सदन में काम हो रहा है। और आप देखिए कि जब सदन में काम होता है तो जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं, बिल्कुल, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे शून्यकाल हो, चाहे 377 के मामले हो। अगर सदन नहीं चलेंगे तो ये मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमारी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च जो
पंचायत है, वो संसद है, और यहाँ ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बहुत राहत की सांस हम सब लोगों ने लिए, और ये मुझे लगता है कि ये पूरा जो बजट सत्र है इसमें रहने वाला है। और चूंकि ये विधायी कार्य है और वित्तीय कार्य है, हमें बजट पास करना है। पहला जो उसका चरण है लोकसभा से पास हो चुका था, कल राज्यसभा से एप्रोप्रिएशन बिल भी पास हो गया, और 4 मंत्रालयों के जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं वो दोनों सदनों से पास हो जाएंगे। 4 मंत्रालय लोकसभा से और 4 राज्यसभा से, और उसके बाद फिर जो वित्त विधेयक पास होगा उसके साथ ही फिर बजट की जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो कुछ विधायी कार्य भी इसके साथ होंगे, वो आगे होंगे। ठीक है, अब हम एक बार एजेंडे पर विस्तार से नजर डालते हैं और उसके बाद तमाम मेहमानों से उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा लोकसभा में आज तीसरे दिन जारी रहेगी। 16 मार्च को कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद अलग अलग दलों के सांसदों ने अपने विचार और सुझाव रखे। सोमवार को वाईएसआरसीपी सांसद भरत राम मार्गनी ने चर्चा को आगे बढ़ाया। विपक्ष ने सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में निवेश घटने और लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं होने के आरोप लगाए। तो सत्ता पक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में राजमार्गों के निर्माण का काम कई गुना तेज हुआ। अब तक 10 घंटे से ज्यादा समय की चर्चा हो चुकी है और यह आज भी जारी रहेगी। और चर्चा के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर मतदान भी होना है। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय और पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल है। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में रेल मंत्रालय के कामकाज पर आगे की चर्चा है। 16 मार्च को बीजेडी सांसद प्रसन्न आचार्य ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि आजादी के करीब 75 साल बाद भी देश के कई हिस्से रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए और इस ओर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई रेल परियोजनाओं में अलग अलग कारणों के चलते देरी हुई, लेकिन बावजूद इसके रेलवे के क्षेत्र में प्रगति उल्लेखनीय है। उन्होंने किसान ट्रेनें चलाने के सरकार के कदम की सराहना की। हालांकि रेल मंत्रालय के कामकाज पर कल आगे की चर्चा नहीं हो पाई और ये आज भी एजेंडे में शामिल है। रेल मंत्रालय को इस साल के बजट में करीब 1,40,367 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों से 20,311 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। उच्च सदन के एजेंडे में रेल मंत्रालय के अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी शामिल है। पहले पवन कुमार शर्मा का एक बार रुख करते हैं। पवन, हम जानते हैं कि सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। कितनी उम्मीद है कि आज ये चर्चा पूरी हो जाए और इस पर मतदान हो? प्रीति, जहाँ तक चर्चा की बात है लगभग पूरी हो चुकी है। कल जो है लगभग 75 जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी बात रखी, और एक बात जो खुल के उस पूरी चर्चा में सामने आई, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनकी तारीफ सभी ने की। सभी ने कहा, चाहे वो विपक्ष के खासकर जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि जब भी गडकरी जी से हम मिले तो उन्होंने समाधान दिया और हमारे क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पे काम हुआ है। तो ये अच्छी बात है लोकतंत्र में। अगर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष की जो है तारीफ करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि जो विपक्ष के सदस्य उन्होंने बहुत सारी बातें भी रखी। अगर एएम आरिफ की बात करूं, सीपीआईएम के जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि एनएचएआई है वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो टोल कलेक्शन है और जो रोड की क्वालिटी है उसको लेकर उन्होंने सवाल कहा। उन्होंने कहा कि जो देश में सारे टोल है जिनसे कि जनता को हर रोज 2-4 होना पड़ता है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को वो दिया जाता है और उसके बाद उसकी कॉस्टिंग चाहे पूरी भी हो जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसके बाद भी टोल जो है ज़्यादा वसूला जा रहा है। उनका कहना था कि इसको घटाना चाहिए और इसको 40% तक लाना चाहिए ताकि जो आम आदमी है वो भी परिवहन कर सके, क्योंकि टोल लगातार बढ़ रहा है और मनमानी जो है टोल प्लाजाज पे देखने को मिलती है। तो ये सवाल एएम आरिफ की तरफ से उठाया गया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की बात करूं तो उन्होंने कहा कि एनएचआई अच्छा काम कर रही है, परंतु जो है जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए बजटिंग जो है वो 77% की बजटिंग हो चुकी है, पर जो काम पूरा हुआ है वो लगभग 57% का है। तो उनका कहना था कि वर्ष 21-22 में अगर सरकार ने जो टारगेट, उनका कहना था कि सरकार टारगेट अचीव नहीं कर पा रही। तो विपक्ष की तरफ से ये भी बातें सामने आई। और जो दानिश अली है उन्होंने बात रखी कि एनएचआई अच्छा काम कर रहा है, पर जो 3,38,000 का डेट है, ऋण है एनएचआई के ऊपर, वो कैसे पूरा करेगी सरकार। तो ऐसे सवाल उनकी तरफ से आते हैं। पर अगर हम पूरी बात करें तो ये सामने आया है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, अगर सड़कों की अगर विशेष बात हो तो उसमें अच्छा काम हो रहा है देश में, और गडकरी जी की तारीफ सबकी तरफ से आई। आज जो है लिस्टेड है
उसके बाद सिविल एविएशन का मंत्रालय है। जब ये चर्चा पूरी हो जाएगी उसके बाद आज नितिन गडकरी जी अपनी बात रखेंगे, उसके ऊपर मतदान भी होगा। ये जो सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगे उसके ऊपर होगा और गडकरी जी अपनी बात रखेंगे देश के सामने। उसकी सबको प्रतीक्षा है कि वो क्या कहते हैं। उसके बाद जो है सिविल एविएशन मंत्रालय के अनुदान मांगे हैं वो सामने आएंगी। ये जो मंत्रालय है ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा हुआ है। उड़े देश का हर नागरिक, उड़ान जो योजना है बहुत सफल रही है। हाँ। देश में लगभग 100 के करीब नए एयरपोर्ट बने हैं प्रीति, तो ये भी बड़ी बात है, उसके ऊपर चर्चा होगी। और उसके बाद पोर्ट और जो शिपिंग मंत्रालय है उससे संबंधित अनुदान मांगे भी लिस्टेड है। तो अच्छी चर्चा हो रही है और आगे बढ़ रही है। आज भी जो है अच्छा कामकाज होगा। सारे जो संसद सदस्य अपनी बात रखेंगे। पहले रोड पे पूरी हो चुकी है और अब सिविल एविएशन पे बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप पवन हमारे साथ बने रहिए। कटारिया जी, जैसा जिक्र अभी हमारे संवाददाता ने भी किया कि इस चर्चा के दौरान जो सड़क परिवहन को लेकर जो चर्चा हो रही है अनुदान मांगों पर, एक अच्छी बात देखने को मिली कि लगभग जो तमाम विपक्षी सदस्य जिन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया उन्होंने मंत्रालय के कामकाज की तारीफ की और कहा कि जो सड़कों का जाल बिछाने का काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। स्पाइडरमैन तक की संज्ञा दी गई नितिन गडकरी जी को। तो फिलहाल इसके बाद जो विपक्ष के अपने सुझाव भी हैं उन्हें भी आप कितना जरूरी समझ रहे हैं ताकि हम सड़कों को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर और ज्यादा ठोस तरीके से आगे बढ़े? देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक के अंदर सभी दलों के सामने ये बात रखी थी कि संसद के अंदर हर विषय के ऊपर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। हम कड़ी से कड़ी आलोचना को भी संसद के अंदर जो है देखेंगे, उसका उत्तर भी देंगे, लेकिन संसद का चलना जरूरी है। और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो अब की बार गति शक्ति का हमारे सामने रखा है कि अगर हम भारत को एक महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और सी कनेक्टिविटी, ये चारों चीजें देश के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो स्थान रखती हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि कल सदन के अंदर सभी मेंबर्स ने आदरणीय नितिन गडकरी जी के काम की जो सराहना की है, उनकी जो प्रशंसा की है, वो वास्तव में ही काबिले तारीफ हैं। मेरा तो उनसे 30-35 साल पुराना संबंध है। जब उन्होंने पहले जब वो महाराष्ट्र के अंदर मंत्री थे तो उन्होंने जब बॉम्बे पूना का जो नेशनल हाईवे बनाया था उससे ही सारे देश के अंदर एक मैसेज गया था कि ये जिस काम को हाथ में ले लेते हैं तो उस काम को जो है सिरे चढ़ाने में इनका पूरा विश्वास है। और आज भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन ढंग से जो ये सड़क परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान गडकरी जी की लंबी आयु दे ताकि वो इसी तरह से देश की सेवा करते रहें। ठीक। और जी मंडल जी, काफी अच्छी चर्चा हमने देखा है इस दौरान जो सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान रहा है। और सरकार ये कह भी रही है, गडकरी जी खुद भी कह चुके हैं कि 2024 तक हम अमेरिका से आगे बढ़ जाएंगे सड़कों के मामले में। गडकरी का पास हमारा विश्वास है। देखिए, जो आज सड़क परिवहन का जो मामला है, जो डेवलपमेंट चल रहा है, ये वाजपेयी का, हमको पहले उसका स्मरण करना चाहता है। जो वाजपेयी का सपना था, जो नदी और सड़क दोनों को जो डेवलपमेंट करना, ये वाजपेयी का बहुत सपना था। वाजपेयी को हमारा देश का बहुत दुर्भाग्य है, जो वाजपेयी को और थोड़ा मौका देते तो बहुत पहले ये काम हो जाता। ये नितिन गडकरी अपना ढंग से काम करते हैं। उसका साथ हम 5 साल एक ही कमेटी में रहने के कारण हम खुद देखा कि काम कैसे करना है। ये उसका बहुत अच्छा ढंग है और वो उसका प्रशासन भी उसको थोड़ा मदद करते हैं कि इस कारण से वो हमको जानकारी है। तो देखिए, आज जो देश में जो परिवहन का रियली आज परिवहन सड़क परिवहन का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट, तो अदर इंडस्ट्री बोलिए, एग्रीकल्चर
अदर्स जो है ये फेलियर हो जाएगा। आज जो किसान हम रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में भी हम था, किसान रेल का बारे में जो चर्चा हुआ था, आज ये क्या है, आज देखिए हर चीज में रेलवे का डेवलपमेंट और होना चाहिए। रेलवे जो है, रेलवे आज देखिए रेलवे का बहुत सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा ढंग से कर सकता है। आज रेलवे का बहुत जमीन पड़ा हुआ है, बहुत जमीन है जो इनक्लोज हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट भी हो सकता है। इसमें और अच्छा नजर दे, वो अच्छा दृष्टिकोण से और अच्छा काम करे तो बहुत अच्छा है। आज सड़क का बारे में हम ऐसा ही बोलना चाहता है, जो नितिन जी है वो ठीक ढंग से काम करेगा। और जो आज 75 हमारा साथी लोग अपना अपना बात बोले, उसको थोड़ा नितिन जी ध्यान दे। और देखिए सड़क परिवहन में देखिए टोल टैक्स है, ठीक है, टोल टैक्स है, आदर्श वो जो है, ये क्या है, सड़क परिवहन में जो सिस्टम लागू किया ये बहुत अच्छा सिस्टम है। गवर्नमेंट का कोई परेशान नहीं है इसमें। जो टोल टैक्स है उसमें तो रुपया ले लेता है, और आम आदमी देखिए जिसका पास कार है, गाड़ी है, वो अच्छा रास्ता में चले तो उसको पेट्रोल भी कम खर्चा होगा, डीजल भी कम खर्चा होगा, वो देने के लिए भी तैयार है। ठीक है, इसी ढंग से रेलवे का डेवलपमेंट आज नहीं हो रहा है। ठीक है, और रेलवे का और अच्छा आज आप जो बोले सिविल एविएशन का जो बारे में आप बोले, इसमें देखिए ज्यादा एयरपोर्ट बन रहा है, किंतु एयरपोर्ट एक ही एयरपोर्ट से हर एयरपोर्ट में जाने का, से मेन एयरपोर्ट जाने का कोई सिस्टम नहीं है। इसमें ठीक है मंडल जी, आपने जैसे तीनों आपने एयरपोर्ट्स की बात उठाई, सड़कों की बात उठाई, रेलवे की बात उठाई, और हम कह भी रहे कि यातायात और परिवहन को लेकर ये जो दिन है फिलहाल संसद के अंदर चर्चा को लेकर, ये अपने आप में काफी अहम है। और किसी भी देश की प्रगति जो है वो कहीं ना कहीं परिवहन के रास्ते से और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते से ही जाती है। कृति, हम देख रहे हैं कि रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा में आज लिस्टेड है, और जैसा मैंने अभी कहा कि परिवहन को लेकर और रेलवे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफलाइन मानी ही जाती है। कितनी अहम चर्चा इसे लेकर अब राज्यसभा में भी हमें देखने को मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए प्रीति, अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहाँ पर प्रावधान है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो मंत्रालय की होती है उस पर डिस्कशन करने के बाद वोटिंग करने के लिए। लेकिन राज्यसभा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो बजट सत्र का दूसरा पार्ट होता है उसमें प्रावधान है जो मंत्रालय हैं उनके कामकाज पर चर्चा करने के लिए। देखिए इस बार जो सेकंड पार्ट है उसमें 4 मंत्रालयों पर चर्चा करना जो लिस्टेड था, एक है ट्राइबल अफेयर्स, उसके अलावा रेलवेज, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न और साथ ही साथ लेबर और एम्प्लॉयमेंट। ट्राइबल अफेयर्स और नॉर्थ ईस्टर्न पर चर्चा हो चुकी है और रेलवे पर चर्चा शुरुआत उसकी कर चुके हैं। जो बीजेडी सांसद है प्रसन्ना आचार्य, उन्होंने सामने रखी थी अपनी बात कि किस तरह से जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं रेलवेज के उसको बढ़ावा देना चाहिए और बोरोइंग पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। देखिए सरकार लगातार कहती आई है कि उसने रेलवे के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है, नेशनल रेलवे प्लान तैयार किया है जो 2050 तक रूपरेखा तैयार करेगा रेलवेज के। इसके अलावा चाहे वो बायो टॉयलेट्स हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो या फिर पीपीपी मॉडल पर जो पैसेंजर सर्विसेज इंप्रूव करने की बात हो, तो इन सभी को लेकर चर्चा होगी। और साथ ही साथ के बाद जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय है उस पर भी, उसके कामकाज पर भी आज चर्चा जो है वो लिस्टेड है। और बेहद महत्वपूर्ण जो जम्मू कश्मीर का जनरल बजट और इसके अलावा अप्रोप्रिएशन बिल है उस पर भी चर्चा होगी। देखिए प्रीति, लगातार सरकार कहती आई है कि 370 के बाद जिस तरह से जो लॉज वहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होते थे और जिसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुँच पाता था, चाहे वो फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए हो या पावर जनरेशन डबल करने के लिए हो, जल से नल हो, उन सभी का फ़ायदा लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस लिहाज से बेहद अहम कामकाज आज राज्यसभा में। बिल्कुल प्रीति, आप हमारे साथ बने रहिए। सुजीत कुमार जी का रुख करूंगी। सुजीत जी, आज रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा में होनी है और जैसा हमने देखा कि लोकसभा में चर्चा की हम बात कर रहे हैं तो सड़क परिवहन के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, यानी ट्रांसपोर्ट को लेकर जिस तरह की चर्चा और सुझाव सामने आ रहे हैं और साथ ही प्रशंसा भी अगर अच्छा काम हो रहा है तो इसे लेकर आप क्या करेंगे और क्या कहेंगे? और रेलवे को लेकर सरकार ने तमाम चीजें साफ की हैं कि एक तरह से उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो क्लियर किया है कि वो उसका कोई इरादा नहीं है और स्ट्रैटेजिक सेक्टर होने की बात कही है और सरकार कह रही है कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर के रूप में रेलवे की सामाजिक जवाबदेही भी है। इसको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर आपकी राय क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी देश की डेवलपमेंट और ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे अहम भूमिका रहती है
मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, वर्ल्ड बैंक एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालती है हर साल। हम लोग बहुत पीछे थे उसमें, 132 रैंक था, लेकिन पिछले 5-6 साल में हम लोग का रैंक बढ़ के अभी 67-68 तक आ गया। बहुत वेरी गुड डेवलपमेंट। 2-3 पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लोग बहुत ही पीछे हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मैं, जैसे अभी कटारिया जी भी बोल रहे थे, मंडल जी भी बोल रहे थे, मैं जो नितिन गडकरी और उनकी टीम की जो काम है पिछले 5-7 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ये काबिल तारीफ है। और मंडल जी ने बताया, वाजपेयी जी ने जो शुरू किया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम, पीएम जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये तब से शुरू हुआ है। और कुछ साल तो वो था धीमा पड़ गया था, लेकिन फिर 2015-16 से ये पिकअप लिया है। तो कोई भी कंट्री, मैं 7-8 साल विदेश में था, तो मैं जब यूरोप और यूएस में रहा हूँ, तो मैं जब देखता था कि वहाँ के जो कंडीशंस ऑफ रोड या फिर पोर्ट्स और पावर सेक्टर और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंडीशंस थे, उसमें काफी फर्क था। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हम लोग ऐसे वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स, वर्ल्ड क्लास रोड क्यों नहीं बना सकते। तो ये नितिन गडकरी जी जो जब से वो मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र से, तब से वो चर्चे पे आए हैं। जो पुणे बॉम्बे हाईवे का जिक्र हुआ, एक्सप्रेसवे का, तो ये अभी आप देश के कोने कोने में, मैं तो रहता हूँ, मैं जाता हूँ और मैं तो रहता भी हूँ उड़ीसा के पिछड़े इलाके में, यहाँ पे भी जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ है वाकई तारीफ है ये। और अभी रेलवे का बात करूंगा, तो आपने भी कहा कि रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, और रेलवे का जो एनुअल प्लान 2.5 लाख करोड़ से ऊपर है, और करोड़ों लोग देश के इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं इसमें एक दो चीज बस बताना चाहूंगा कि एक सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट रेलवे ने शुरू किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और बॉर्डर स्टेट्स में, JNK, उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे चाइना बॉर्डर हमारा लगा हुआ है। तो ये 58 सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में से अभी भी 23 प्रोजेक्ट्स बाकी हैं जो कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। और जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है, 68 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं देश में, उसमें से सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट हुए हैं, मतलब लगभग 8-9%। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर को भी इस बारे में लिखा था, संसद में भी इस बारे में उठाया था कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है कि ये सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स एंड क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाए। जैसे BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अभी जब से प्रधानमंत्री मोदी जी फोकस किए हैं बॉर्डर एरियाज पे और जो अपने इंडियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पे, तब से काफी ज्यादा फोकस है BRO के ऊपर। BRO अभी ऑलमोस्ट ऑल दी फ्रंटियर एरियाज हैव बीन कवर्ड। तो इसमें रेलवे का भी मेरे को लग रहा है कि सुपर क्रिटिकल और क्रिटिकल प्रोजेक्ट को इसमें प्राथमिकता दी जाए। और कृति जी ने जैसे बताया कि जो एमिनिटीज है, हम लोग अभी, आप लोग शताब्दी में जा रहे हैं या फिर राजधानी में जा रहे हैं, तो ठीक है, एमिनिटीज, पैसेंजर एमिनिटीज ठीक ही रहता है। लेकिन जो नॉर्मल आम जनता जो ट्रैवल करती है, उसमें आप देखेंगे हाइजीन में अभी काफी सुधार की जरूरत है, पंक्चुअलिटी में काफी सुधार की जरूरत है। तो 50,000 करोड़ रुपया सालाना रेलवे का मुनाफा है। तो मैं चाहूंगा कि रेलवे मिनिस्ट्री इस पर थोड़ा फोकस करे। और आखिर में एक ही चीज बताऊंगा, एक अभी पिछले कुछ दिन पहले कवच करके एक जो इंडिजिनस हमारी टेक्नोलॉजी है, जो एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी, तो हम लोग पहले सुनते थे कि काफी सारे रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, 2 ट्रेन आपस में टकरा के बहुत लोग मर रहे हैं। तो अभी ये जो कवच है, हम लोग वर्ल्ड में बस 2-3 कंट्रीज हैं जो ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किए हैं, जो एंटी कोलिजन है। तो उसमें खुद रेलवे मिनिस्टर थे जब टेक्नोलॉजी का ये हो रहा था, अपना टेस्ट हो रहा था। तो मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा। देशवासी इस बारे में बहुत नहीं जानते, तो ये बहुत ही एक अच्छा हम लोग का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, सेफ्टी को लेकर ये बड़ा कदम साबित हुआ है। जी सुजीत जी, हम लोग सराहना करना चाहिए सरकार का। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे स्किल वर्कफोर्स इंडिया से अच्छा है, लेकिन हम लोग सर्विस सेक्टर में अच्छा करें, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए बिकॉज ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी सुधर रहा है। मैं और इस तरह के सुझाव संसद के अंदर चर्चा के दौरान भी सामने आ रहे हैं। सुजीत जी, फिलहाल एक रोशन गौर जी का कमेंट ले लेते हैं। रोशन जी, सड़क परिवहन की अगर बात करें या फिर रेलवे की बात करें, जब अनुदान मांगों पर चर्चा लोकसभा में हुई, तब भी हमने देखा कि तमाम तरह के सुझाव भी आए थे। कनेक्टिविटी को लेकर हो, सेफ्टी को लेकर हो, सफाई को लेकर हो, तमाम बातें कही गई। और जिस तरह से अभी सुजीत जी ने भी कहा कि सड़क के मामले में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि 2024 में अमेरिका को पछाड़ देंगे, लेकिन अगर गुणवत्ता की बात आती है तो जर्मनी नंबर 1 पर है, और चर्चा में ये बात भी आई, और हम 44वें नंबर पर है। यानी हर एक चीज में, हर क्षेत्र में सुधार की जो गुंजाइश है, उसको लेकर जो सुझाव आ रहे हैं, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से हमें कंपैरिजन करना चाहिए।
तो अभी हम 75 साल हमारे पूरे हो रहे हैं आज़ादी के, और इन 75 सालों में हमने जितनी प्रोग्रेस की है वो हम कह सकते हैं कि संतोषजनक है, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। जो सड़क बनाने का काम हुआ है पिछले 75 सालों में, जितनी सरकारें नहीं हैं उन्होंने कुछ न कुछ अपनी तरफ से काम किए हैं, लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से जो काम शुरू हुआ और बीच में जो 10 साल का गैप था कांग्रेस सरकार में, वो थोड़ा धीमा पड़ गया था, और 2014-15 से फिर उसमें तेजी आई है। और आज हम सड़कों की बात करें तो लगभग 28 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। अगर आप गांव-गांव चले जाएं, आप पहाड़ों में चले जाएं, तो बहुत तेजी से सड़क बनाने का काम हो रहा है, क्योंकि जहां-जहां सड़कें बनेगी वहां विकास होगा, वहां विकास का इंजन वहां पहुंचेगा। तो सड़कें बहुत तेजी से बन रही हैं। और जो नितिन गडकरी जी की बात आपने कही है कि वाकई उनका जो काम का तरीका है वो एकदम अलग से है। वो केवल सड़कें बनाने की तरफ ही ध्यान नहीं देते, वो जो ठेकेदार हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनकी तरफ भी ध्यान देते हैं। अगर उनको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है तो उसमें वो निजी तौर पे उस पर इंटरेस्ट लेते हैं और उनको लोन दिलाते हैं ताकि काम जल्दी हो। जो आपने रेलवे की बात कही है, रेलवे में निश्चित तौर पे हमारे यहाँ अच्छा काम हुआ है, लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है कि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ करीबन 62,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछे थे, और आज़ादी के बाद करीबन 10,000 किलोमीटर ट्रैक बिछे। तो ये हमें इस बात में ज़रूर सोचना चाहिए कि हमने आज़ादी के बाद ट्रैक कम बिछाए हैं, बल्कि उनमें सुधार ज़्यादा किया है। हम उन्हीं ट्रैकों को सुधार रहे हैं, उनका चौड़ीकरण कर रहे हैं, विद्युतीकरण कर रहे हैं। लेकिन हमें अब नए ट्रैक की तरफ भी जाना चाहिए। तो शायद जैसे कि पिछली एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए रेलवे को सुधारने के लिए। और निजीकरण की जब हम बात करते हैं तो फिर अपोजिशन उसमें विरोध करता है या उसकी आलोचना करता है, लेकिन मुझे लगता है कि पीपीपी मॉडल और निजीकरण की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले सारा काम सरकार नहीं कर सकती है। अन्यथा हमें पूरे देश में रेल का जाल बिछाने के लिए कई साल और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए हमको निजीकरण की आलोचना अगर हम सकारात्मक तौर पे करें तो ठीक है, नहीं तो निजीकरण जरूर होना चाहिए और देश के अच्छे के लिए होना चाहिए, ताकि देश में चाहे सड़कों का जाल बिछ रहा है वो पीपीपी मॉडल से बिछ रहा है, ऐसे ही रेलवे का भी जाल बिछना चाहिए। ठीक है मंडल जी, आप कुछ कह रहे हैं बहुत संक्षेप में जी। बहुत अच्छा बात बोले। देखिए, रेलवे रोड्स का काम तो नितिन जी का बात छोड़िए, नितिन जी के साथ किसी को संबंध ये हम नहीं करना चाहता है। नितिन जी है जी, ठीक है। रेलवे का बारे में हम जो बोल रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी है, हम देखा खुद रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जाके इंस्पेक्शन में हम देखा खुद बहुत कुछ मैंने आज गवर्नमेंट बहुत कुछ डिसीजन लिया। जो किसान रेल है और वंदे भारत है, ये जो सिस्टम बनाया, पब्लिक आम आदमी का कौन सा बेनिफिट है। आप देखो रेलवे का जो फेयर है वो ज़्यादा है, आम आदमी का होना चाहिए। जो हमारा सिस्टम में हमारा बंगाल का सीएम जो इज्जत मंत्री बनाया था, जो देखिए जो हॉकर है, जो गोड़े 8, 10, 12 हज़ार में काम करता है कोई छोटे छोटे इंडस्ट्री में, उसको इज्जत मंथली ओनली फॉर 25 रुपीज़ पर मंथ। ऐसा कुछ गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा सजेशन है। और देखिए रोड्स का बारे में जो आप बोलना चाहता है, जो आज देखिए रोड्स टेंडर जो लेता है वो काम करता नहीं, ठीक है, दूसरा को वो जो टेंडर लेता है दूसरा को दे देता है, इसमें डिले हो जाता है। डिले होने से क्या है, बजट का रुपया भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए हम चाहता है बातें उठाइए जी। कटारे जी, आप क्या जवाब दे रहे हैं इस पे, बहुत बहुत संक्षेप में, क्योंकि आगे भी एजेंडे पे बात करनी है, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बार देश के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अभी हमारे साथियों ने दूसरे देशों की भी बात की, लेकिन आप ये देखिए कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी विश्व के एक ऐसे नेता हैं जो 77% रेटिंग के साथ नंबर 1 पे हैं। ये तभी हो रहा है कि जब देश का जो हर क्षेत्र है वो उन्नति की ओर बढ़ रहा है। और अभी हमें बहुत कुछ करना है, चाहे वो सड़क में भी करना है, रेल में भी करना है, और में भी करना एयर के उसमें भी करना है। एग्रीकल्चर जैसे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और 50% से ऊपर लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर ये जो सुझाव है उनको सरकार
ध्यान रखेगी आगे, जो भी तमाम दलों की तरफ से आते हैं, इसकी भी उम्मीद की जाती है। कटारिया जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, फिलहाल आगे के एजेंडे पर अब बात कर लेते हैं। 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर राज्यसभा में आज चर्चा होनी है। साथ ही जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 और जम्मू कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2022 भी विचार और लौटाए जाने के लिए एजेंडे में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेगी। बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले ही दिन 14 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 का 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसे लोकसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा से इन विनियोग विधेयकों को भी मंजूरी मिल चुकी है। पहले सुजीत जी से इस पर रिएक्शन लेंगे क्योंकि राज्यसभा में ये लिस्टेड है। सुजीत जी, हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद हम देख रहे हैं कि ये तीसरा एक तरह से बजट है। कितनी आशाएं दिख रही हैं इस बजट के जरिए जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, जब 2019 में 370 धारा 370 जब पार्लियामेंट में हटने का जब चर्चा हो रहा था, तो बीजू जनता दल हमारी पार्टी उसको काफी सपोर्ट किया था। वन ऑफ द फर्स्ट पार्टीज जो उसको सपोर्ट किया था। और 370 हटने के बाद हम लोग भी स्टैंडिंग कमेटी के दौरे पे गए थे पिछले साल, और हम लोग काफी लोगों से मिले वहाँ पे, सिविल सोसाइटी, मर्चेंट एसोसिएशन और जो आम जो कश्मीरी हैं उनसे मिले थे। और सबको ये मानते थे कि ये पिछले 2 साल में, ये 2020 का बात मैं कर रहा हूँ, तो 21 का बात कर रहा हूँ, तो 2 साल में काफी सुधार आया है वहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर में, वहाँ पे जो डेवलपमेंट में काफी सुधार आया है। तो मैं मानता हूँ जैसे 1,22,000 करोड़ का जो बजट है जेल के, अभी ये 370 हटने के बाद ऑल सेक्टर्स, ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी का वहाँ पे विकास का जो लक्ष्य है सरकार का, इसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जो वहाँ पे शांति और अमन अभी 370 हटने के बाद अभी बढ़ा है वहाँ पे, तो मैं मानता हूँ कि ये एक नया अध्याय शुरू होगा। और जो वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट थे और जो मतलब जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे, अब वो धीरे धीरे सब साइडलाइन हो रहे हैं। लोगों को पता चला, खासकर यूथ, एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हमने देखा कि वहाँ पे यूथ में एक ऑप्टिमिज्म था, एक होप था, और वो अपना फ्यूचर इंडिया के साथ देख लेते। ये बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट हमने वहाँ पे महसूस किया। तो मुझे लग रहा है ये आज जो चर्चा भी होगा इस पे JNK के बजट के ऊपर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर द यूनियन टेरिटरीज। लेकिन मैं सरकार से बस एक आखिर में प्रीति जी बस एक ही बात कहूंगा कि जल्द से जल्द वहाँ पे चुनाव कराया जाए। वहाँ पे लोगों का जो एस्पिरेशंस है, उनके मन में थोड़ा सा ये रहा है कि नहीं, इसको स्टेट था, स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो मैं चाहता हूं सरकार को उसको जल्द से स्टेट का दर्जा देके उसको चुनाव कराए। ठीक है, मंडल जी आपका रिएक्शन इस पर? सब ठीक ये है। जम्मू कश्मीर का बारे में जो गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का चर्चा है वो तो सही है, ठीक है, ठीक ढंग से चल रहा है। हमारा बात ये है एग्रीकल्चर बारे में थोड़ा हम बता दें। एग्रीकल्चर को किसान का जो माने इनकम डबल का बारे में जो आज किसान के, इसका हमारा गवर्नमेंट का पास हमारा सजेशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हमको होना चाहिए। के साथ आपको रोकना होगा। आज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होने से जी, कृषि का जब एजेंडा होगा हम बात करेंगे। मंडल जी, आप अगर जम्मू कश्मीर पे कुछ कहना चाहें उसके बजट को लेकर, बहुत संक्षेप में बताइए। ठीक है कटारिया जी, हम देखें तो 35,581 करोड़ रुपए की घोषणा जम्मू कश्मीर के लिए सरकार ने पहले ही की। अब ये बजट कितना आपकी नजर में, ये कितना प्रगति की ओर लेकर जाएगा, और जो सुझाव है वो किस तरह से उन पर ध्यान देगी सरकार, जो इसमें चर्चा के दौरान आ रहे हैं? मैं अभी 2 महीने पहले कश्मीर और लद्दाख गया था, और मैंने काफी वहां पर दौरा किया, और देखने को मिला कि आज वहां पर विकास की गंगा बह रही है। और आतंकवाद के कारण जो दहशत बनी हुई थी प्रदेश के अंदर, आज वो धीरे धीरे करके दहशत भी समाप्त होती जा रही है। और जो कश्मीरी यूथ हैं उनको इस बात का अब एहसास होने लगा है कि जो फोर्सेस पाकिस्तान या दूसरे देशों से आकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देकर यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहती थी, वो तुम्हारे हित में नहीं है। राष्ट्रवाद ही जो है वो सभी समस्याओं का हल है। और उस ओर आज वहां का यूथ बढ़ रहा है। और आज तो ये जो फिल्म आई है कश्मीर फाइल, इसने सारे देश की जनता की आंखें धीरे धीरे खोल दी हैं कि क्या वहां पर हुआ था
और आज वहां पर धारा 370 समाप्त होने के पश्चात किस प्रकार का माहौल वहां पर बन रहा है। ठीक है। बजट पर्याप्त है, पैसे की कोई कमी नहीं है, और जितना पैसा वहां के विकास के लिए चाहिएगा भारत सरकार उसके लिए कमिटेड ठीक है। है। रोशन जी आपका कमेंट, क्योंकि कश्मीर के बारे में थोड़ा दो। हाँ बताइए। जो ज्यादा रुपया कश्मीर को जो जैसे दे दिया है, बहुत रुपया दे दिया है, हमारा गवर्नमेंट का पास एक ही रिक्वेस्ट है, उधर जो सांसद है उसको लेके मिलके थोड़ा काम करे तो गवर्नमेंट का और प्रोसेस यानी और इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है और रोशन उसको जी, बहुत साथ हम लेके देखें तो उसका जम्मू काम कश्मीर की अगर बात करें तो मैं कहूंगी ट्रांजिशन को लेकर सबसे अहम दौर है उसके लिए ये समय। अब बजट और उसके दौरान चर्चा, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, जब समय अनुच्छेद 370 हटाया गया था, उससे पहले जो वहाँ राज्य सरकारें होती थी उन पे ये आरोप लगते थे कि दिल्ली से जो पैसा जाता है वो सड़कों तक, यानी वो लोगों के काम में नहीं आता है, वो उसकी बंदरबाट होती है। और जब 370 हटाया गया और उसके बाद वहाँ पे यूनियन टेरिटरी दोनों जगह बनी, लद्दाख में भी और जम्मू कश्मीर में भी, तो जम्मू कश्मीर का जो बजट था वो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास था, जो आज बढ़ के 1,13,000 करोड़ हो गया, यानी लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना। और उसके अलावा जो मैंने जिक्र किया अलग से जो सरकार वो अलग से, तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, लगभग 150 योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की हैं, जो जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में लागू अब हो रही हैं। और 1,13,000 करोड़ का बजट वहां लगेगा, तो वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा। और ऐसे ही लद्दाख में भी जो 10,000 करोड़ का बजट था वो 70,000 करोड़ हो गया। तो जितना पैसा जाएगा, जितनी केंद्र सरकार की स्कीमें दिल्ली से वहां जाएंगी, वहां का विकास होगा। और वहां का युवा जो भटक रहा था, जो पत्थर फेंक रहा था, मुझे लगता है कि वो मुख्य धारा की तरफ जुड़ रहा है, और ये बहुत जरूरी था कि उसको देश से जोड़े, मुख्य धारा से जोड़े, ताकि जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का विकास जो हम देखना चाहते हैं, पिछले 75 सालों से इंतजार कर रहे थे, वो शायद अब वो सपना पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आप सभी मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहूंगी, सुनील कुमार मंडल जी, रतनलाल कटारिया जी, सुजीत कुमार जी और रोशन गौड़ जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बात प्रश्नकाल की कर लेते हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद दिलीप शैकिया मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से मात्स्यिकी केंद्रों की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सीएन अन्नादुरई कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रामदास चंद्र भांजी तड़स युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रामकृपाल यादव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर गदम रंजीत रेड्डी पंचायती राज मंत्रालय से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायतों को कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद हसमुख भाई सोमजी भाई पटेल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य पार्क नीति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जगदम्बिका पाल भारी उद्योग मंत्रालय से उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। और लोकसभा के बाद अब बात करते हैं राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले अहम सवालों की। इस दौरान आयुष, रसायन और उर्वरक, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चिकित्सीय उपकरण नियमावली 2017 में संशोधन करने के प्रस्ताव से जुड़ा सवाल करेंगे।
सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे रसायन और उर्वरक मंत्रालय से निजी फर्मों को परामर्श कार्य सौंपे जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद नीरज डांगी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद फूलोदेवी नेतम वित्त मंत्रालय से आईडीबीआई बैंक के विनिवेश और निजीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद के आर.एन. राजेश कुमार विद्युत मंत्रालय से विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रिपुन बोरा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से विद्युत ऊर्जा के गैर जीवाश्म आधारित संघटक का उपयोग किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर एल हनुमंतैया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से तंबाकू के उपभोग को हतोत्साहित करने की नीति से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी रसायन और उर्वरक मंत्रालय से नेल्लोर जिले में क्रिबको का उर्वरक संयंत्र से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद वंदना चौहान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए निर्धारित किए गए सौर ऊर्जा के लक्ष्यों में प्रगति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अब्दुल वहाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से एमबीबीएस और संबद्ध चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद राम शकल आयुष मंत्रालय से बहेड़ा जैसी हर्बल औषधियों पर शोध किए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद विशंबर प्रसाद निषाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अस्पतालों में सामान्य मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद जोस के मणि वित्त मंत्रालय से HLL लाइफ केयर लिमिटेड के विनिवेश से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर कनिमोझी NVN सोमू आयुष मंत्रालय से कैंसर की औषधि बनाने की योजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।